नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज जो हम बात करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट के बारे में। वह किसान है जो एमबीए के बाद भी वर्मी कंपोस्ट से एक अच्छी कमाई कर रहे हैं। कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाए, ये किसान फैमिली से नहीं है। किसान फैमिली से ना होते हुए भी इन्होंने वर्मी कंपोस्ट का काम कैसे चुना और इस लाइन में कैसे इतने आगे बढ़े, तो प्रॉपर जानकारी मिलेगी सर के माध्यम से। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, गोल्डन किसान चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो सर, पहले तो अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम केशव सिंघल है और मैं मेरठ शहर का निवासी हूँ और यहाँ मेरा गढ़ रोड पे कमालपुर स्थित एक छोटी सी वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट है और मैं इस वक्त एमबीए कर चुका हूँ और लॉ परस्यू कर रहा हूँ और इसी के साथ मेरा ये पैशन कम प्रोफेशन मेरा वर्मी दोस्त आज आप सामने देख रहे हैं। सर, जैसे आप एमबीए कर चुके, मास्टर डिग्री आपने कर रखी है जी, और एक आप फार्मर फैमिली से भी नहीं हो, तो आपने वर्मी कंपोस्ट के सर कैसे चुना? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मैंने जो वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्ट करी वो यूट्यूब से ही करी है, देखकर यूट्यूब से ही मैं देखकर इंटरेस्टेड हुआ इस चीज़ को। मैंने सबसे पहले सुना कि वर्मी कंपोस्ट भी कुछ होता है जी, और आज से लगभग 4 साल पहले की बात है। और उसके बाद मैंने इसके बारे में थोड़ा और जाना। सबसे पहले तो यूट्यूब पे ही फर्स्ट नॉलेज मैंने गेन करी जी। फिर मैंने देखा कि आसपास मेरे कहीं अवेलेबल हो, कोई कर रहे हो, तो मैं उनसे फिर जाके मिला, जुड़ा, सीखा भी मैंने। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की तरह मैंने वहाँ पे काम भी किया, देखा। उसके बाद मैंने लगभग 3 से 4 महीने के गैप के बाद अपनी यूनिट लगाई छोटी सी। जी, लगभग जब सर आपने अपना शुरू में जब ये स्टार्टअप किया था सर, कितने बेड से किया था सर? ये स्टार्टअप मैंने सिर्फ 4 बेड से किया था। शुरू में इतने कम बेड से सर क्या रीजन रहा सर आपको? स्टार्टिंग में 4 बेड से देखिए बहुत ज़्यादा कमाई नहीं हो सकती, लेकिन ये जो 4 बेड से स्टार्ट करने का मकसद है वो है कि सबसे पहले आप कोई भी काम स्टार्ट करें उसे सीखना। जी, हम सीधा बेच नहीं सकते किसी काम को या अपने प्रोडक्ट को। सबसे पहले हमें उसे पता हो कि वो करना कैसे है, बनाना कैसे है, तभी हम उसे समझ में आएगा कि हमें बेचे कैसे। जी। जब तक हम उसे बनाएंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो इसलिए 4 बेड से सिर्फ वो मेरा लर्निंग स्टेज था, मेरा अर्निंग स्टेज नहीं था। जी, 4 बेड। जी। तो सर, आपने 4 बेड से स्टार्ट किया था। अब करंट में सर आपके पास कितने बेड है? अब करंट में मेरे पास हैं लगभग 72 बेड हैं और इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जल्दी ही कि हम इसको 3 गुना कर लें। 3 गुना करने लगभग आपको अभी तक कितना टाइम हो चुका है सर करते हुए? इस काम को मैं 25 दिसंबर 2019 को मैंने इसे स्टार्ट किया था। जी। फिर उसके बाद क्योंकि लॉकडाउन आ गया था, तो लॉकडाउन मार्च में आया था, जब हमारी फर्स्ट साइकिल जब हमें निकालनी थी, फर्स्ट प्रोडक्शन हमें निकालनी थी, तो थोड़ा सा उसमें गैप हुआ। इस वजह से हम ये मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमें स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आई, फिर हमने इसको आगे बढ़ाया। तो सर, इसके बारे में बताइए, वर्मी कंपोस्ट जैसे कोई किसान भाई से करना चाहता है, कुछ क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज़, ये उसमें सामग्री क्या क्या इस्तेमाल होती है और इसे एक बेड बनाने में टोटल क्या कॉस्ट आती है और एक बेड का क्या साइज होना चाहिए? अच्छा, देखिए, सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट का जो हम बेड बनाते हैं, जिसमें ये सब प्रोसेस हम करते हैं जी, तो ये 30 फीट बाय 4 फीट का हमने बनाया है। एक बेड का साइज? एक बेड का साइज। इसमें चौड़ाई जो होती है 4 फीट, वो तो आप 4 फीट ही रखनी होती है। इसे आप कम नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, वरना आपको दिक्कत होगी। जी, इसको अगर हमें बढ़ाना है तो हमें लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। जैसे 30 फीट है, आप इसको 10 फीट का भी बना सकते हैं, 5 फीट का भी बना सकते हैं और 90 फीट का भी बना सकते हैं जी, लंबाई में। रही बात सामग्री की, तो इसमें सामग्री बहुत सिंपल है। इसमें यूज़ होता है कैटल डंग, यानी कि गाय का गोबर, भैंस का गोबर, डंगर है, किसी कोई भी है, जो गोबर इकट्ठा होता है, गोबर, और सिर्फ केंचुआ। एक बेड, जैसे आपने बताया सर, एक बेड में को बनाने में कितना गोबर इस्तेमाल होता है सर? एक बेड, जैसे कि मैंने बताया, केजी? हाँ, 30 फीट बाय 4 फीट का मेरा बेड है जी। एक बेड है, एक बेड में 30 फीट वाले में हमारा 1500 किलो गोबर यूज़ होता है, यानी कि लगभग 1.5 टन गोबर। और जो केंचुए यूज़ होते हैं स्टार्टिंग में, वो होते हैं 30 से 40 किलो। 30 से 40 किलो जी। इसकी टोटल कॉस्ट एक बेड की क्या निकल के आती है सर? एक बेड की कॉस्ट थोड़ा बहुत वेरी करेगा, लेकिन लगभग आपको जो कॉस्ट करेगा स्टार्टिंग में, वो 10,000 पर बेड आपको ये कॉस्ट करेगा ही करेगा। जी। कितने दिन बाद सर ये खाद बन जाता है सर बेड से? ये 3 महीने बाद इसका आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। 3 महीने में ये पूरा तैयार भी हो जाएगा। खाद जो आपने 1500 किलो डाला, वो 70% अप्रॉक्स आपका ये घट जाएगा, यानी कि 66%, यानी कि 2/3 आपका ये कम हो जाएगा, 1/3 बचेगा, वो होती है खाद। और इसके साथ साथ जो आपके केंचुए जो आपके थे लगभग 30 किलो, वो आपके हो जाएंगे 90 किलो। 90 किलो। एक बेड से किसान कितना मुनाफा कमा सकता है एक बेड से? औसतन हम ये माने कि अगर हमें 1500 किलो हमने जैसे गोबर डाला और फिर उसके बाद हमने उसका 1/3 प्रोडक्शन लिया, तो लगभग जो बैठता है वो 500 किलो बैठता है। तो 500 किलो खाद, अगर आप 500 किलो खाद मान लें जो तैयार होती है एक बेड से,
वो आप गिरे से गिरे, अगर आप एक छोटे किसान हैं या फिर आपने कोई मार्केटिंग भी नहीं करनी है, ज़रूरत नहीं है या नहीं भी आती जी, तो भी आप उसे 4 रुपये किलो से 5 रुपये किलो में आराम से बेच सकते हैं। यानी कि 500 को आप 4 रुपये किलो करेंगे तो 2000 रुपये हो गया, या फिर आपका वो 5 रुपये करेंगे तो 2500 रुपये हो गया। 3 महीने में सर कैचुआ कितना मिल जाता है एक बेड से? ये जो कैचुआ होता है ये आइसेनिया फटीडा बोलते हैं इसे, ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड होती है। जी, वैसे कैचुए की टोटल 4500 ब्रीड होती हैं लेकिन पूरे विश्व में, लेकिन जो सबसे अच्छा कैचुआ जो कहीं भी आप मानेंगे जो अपने आप को अपना लेता है वातावरण में किसी भी देश में, तो वो है ये लाल कैचुआ भी बोलते हैं इसे हिंदी में, या इंग्लिश में रेड वॉर्म्स भी बोल सकते हैं आप आसान भाषा में। इसकी टेक्निकल जो वर्ड है इसका वो है आइसेनिया फटीडा। इसका जो ये खाता जो भी है, ये आप कुछ भी खिलाएं, घास खिलाएं, फूल पत्ती खिलाएं, गोबर खिलाएं, बात इसका मटेरियल से कुछ नहीं, लेकिन जो ये निकालता है इसका जो एक्सक्रीटा होता है उसको हम कहते हैं वर्मी पूप। जो वर्मी इसका जो निकालता है उसी को ही वर्मी कंपोस्ट होता है जी। और इसमें एनपीके पाया जाता है। एनपीके जो किसान जो चाहते हैं कि हमें जो यूरिया डाई के थ्रू जो एनपीके सिंथेटिकली केमिकली जो हम इसे लेते हैं वो आप इस कैचुए के एक्सक्रीटा से ही प्राप्त कर सकते हैं नेचुरली ऑर्गेनिकली। तो मार्केट की बात की जाए, जैसे आप बता रहे हो सर, आपने इस तरीके बहुत ही अच्छी तरीके से सर वर्मी कंपोस्ट बना रहे हो सर, मार्केट इसकी कैसे करते हो आप? इसे कहाँ सेल करते हो सर इसे? इसका जो हम मार्केटिंग करते हैं वो है डोर टू डोर मार्केटिंग भी करते हैं जी, और साथ साथ अब हम इसे ऑनलाइन भी ले जा रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और अपनी खुद की वेबसाइट भी बना रहे हैं जी, जिसके थ्रू हम पूरे देश में हम छोटी पैकिंग्स के साथ और यही प्रोडक्ट्स इसी क्वालिटी के साथ हम पहुँचेंगे। जी। ये है। तो सर पहले तो किसान भाई को दिखाइए जो आपका बेड है, क्या प्रोसेस है इसका, किस तरीके से आप बेड लगाते हो? आप अपने जो आपका जो फार्म है वहाँ चलते हैं, ठीक लैंड होगा सर ये? हमारे पास जगह लगभग 3 एकड़ है जी, और ये जो बेड्स हैं हमारे पास ये अभी 72 हैं और यहाँ जी। पे हम लगभग 300 to 400 बेड्स अपने लगा सकते हैं जी। और इसी के साथ आप देख रहे हैं जैसे राइट और लेफ्ट में ये हमारे 36 लेफ्ट में 36 राइट में बेड्स हैं जी। और इसको अगर हम प्रोसेस देखना है तो हमें थोड़ा डिटेल में अंदर देखते हैं घुस के। तो सर इस थोड़ा मुझे इसके बारे में बताइए, जैसे पुले गे रखे हैं सर, ऊपर पुल लगा रखे हैं जी। आपने, ग्रीन जाली क्यों लगाई है सर? ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है अगर आप इस काम को कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो हमने अगर नोटिस किया होगा तो पोले आप ढक तो देते हैं लेकिन उसके साथ साथ अगर हमें गर्मी से कैचुए को बचाना है और अगर हमें जैसे पक्षी आते हैं जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं उनसे बचाना है, और इसके साथ साथ जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए और आपके कस्टमर्स के लिए, आपकी सेल्स के लिए, वो है कि माल आपका साफ़ हो, बिल्कुल साफ़ हो। तो उसके लिए अगर आप देखें तो अगर हम हटाएंगे तो अंदर से कितना साफ़ मिलता है माल। अगर हम एक छोटी सी अगर इसमें झाड़ू हल्की से लगाएंगे तो आपको माल बिल्कुल साफ़ मिलता है, 10 गुना से भी ज़्यादा। जैसे आपकी जो कंपोस्ट अब आप बना रहे हैं या हम ख़रीद रहे हैं, अगर हम इस जाली का इस्तेमाल करते हैं तो 10 गुना और साफ़ या और काला आपको ये खाद मिलती है। जी। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि ये बेड किस तरह बनाए जाते हैं या खाद किस तरह हम इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले जैसे आप बेड देख रहे हैं वाले, इन बेड्स में सबसे पहले हम एक प्लास्टिक की शीट बिछाते हैं पीछे, जो कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक में आती है, ऐसा नहीं हर साल हमें लगानी है। इस प्लास्टिक को हम बिछाते हैं और फिर उसके ऊपर हम ईंटों से बाउंड्री कर देते हैं। ईंटों से बाउंड्री करने के बाद इसमें हम एक बेड में 1500 किलो गोबर इसमें डालते हैं, यानी कि 1.5 टन गोबर डालते हैं। इससे ज़्यादा नहीं डालना होता, ना इससे कम डालना होता। 1.5 टन हम डालते हैं और उसे कब्रनुमा मेथड में डालते हैं, जिससे इसमें हवा बनी रहे, अगवा हो हवा या पछवा चले तो ये हवादार रहता है। और कैंचुओं को भी हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए और इसके साथ साथ इन्हें खाना भी चाहिए। खाने के लिए हम देते हैं इन्हें गोबर, और पानी और हवा इन्हें हम अलग से देते हैं। तो पानी गोबर जो है ये जब इसमें हमें गर्मी में लगभग डेली हमें इसमें वाटरिंग करनी पड़ती है और सर्दियों में हमें लगभग हफ्ते में 2 या 3 बार हमें वाटरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे जैसे ही हम लगाने के गोबर बिछाते हैं फिर कैचुअल डालते हैं, उसके लगभग 1 महीने बाद हम इन्हें चेक करके इन्हें पानी, तब तक हमें पानी लगाना होता है, बिल्कुल नहीं छेड़ना होता। उसके बाद अगर हम चाहें तो 1 से 1.5 महीने के बीच हम पहला इन्हें उतार कर सकते हैं, यानी कि हम इसे शीट को हटाते हैं और फिर हम इसे थोड़ा सा साफ़ करके और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी खाद उतार सकते हैं ऊपर की लेयर। उसका धीरे धीरे ये हमारा 2.5 से 3 महीने का प्रोसेस होता है, जिसमें हम अपनी एक साइकिल पूरी करते हैं और साल में लगभग 4 से 5 साइकिल हम इसकी पूरी करते हैं, जिससे बेस्ट क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट आपको मिलता है। सर एक बात और पूछना चाह रहा हूँ सर मैं आपसे जी। जैसे गर्मी में आप वर्मी कंपोस्ट या सर्दी में कौन सबसे ज़्यादा जल्दी कब तैयार होता है, गर्मी में या सर्दी में सर? ये सबसे ज़्यादा जल्दी तैयार होता है गर्मी में जी। उसका रीज़न है कि जो मॉइस्चर है या हीट है, हीट की वजह से पानी की मात्रा जो है कम होती जाती है। जो केंचुआ है या तो वो खाना खाएगा एक बारी में या फिर वो पिएगा, पानी पिएगा। तो वो इस टाइम पे क्या करता है, जब पानी थोड़ा सा कम हो जाता है या गर्मी ज़्यादा होती है तो फिर वो खाता ज़्यादा है।
तो खाता ज़्यादा है तो वो खाद तेज़ी से बनाता है, पानी कम पीता है। तो ये ही फ़ायदा है। जब ठंड होती है तो फिर वो ठंड में पानी अगर हम ज़्यादा डाल देंगे तो फिर यही होगा कि ठंड में वो वर्क कम कर दे, थोड़ा सा प्रोडक्शन आपको कम मिलेगी। और बारिश के मौसम में आप मानिए लगभग ना के बराबर प्रोडक्शन होती है, क्योंकि केचुआ पानी ज़्यादा पीता है। जी। तो सर आप इसका प्रोसेस दिखाइए, जो आपका खाद जहाँ से आप झरने में छानते हो खाद, वो आपका सेटअप दिखाइए सर, कहाँ पर है? ये हमारा छन्ना है, सेमी ऑटोमेटिक आप इसको कह सकते हैं। सर ये बताइए, ये क्या, ये काफ़ी मोटा है, ये क्या है सर? ये वेस्टेज है, क्या है? ये इसी खाद में से नहीं, जैसे हम खाद छानते हैं, आप सामने दिख रहा है लगभग 3 से 4 टन खाद है जी, और लगभग 7-8 बेड की ये पूरी खाद आप मानेंगे तो इतनी निकलेगी जी। और उसके बाद जो इसमें छानने के बाद जो वेस्टेज निकलती है वो हम इसे अलग कर देते हैं। जी जी। ये वेस्टेज निकालनी और उसको एंड तक अलग रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसी को ही पीस कर या कूट कर अपने पैकेट में डाल देते हैं या कस्टमर तक पहुंचा देते हैं कि हमारे यहाँ गंदगी भी नहीं हुई, उनके यहाँ भी पहुंच गया, लेकिन उससे क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, रिज़ल्ट नहीं मिलता है। तो आपका सेल, अगर कोई इस बिज़नेस को कर रहे हैं तो उनका भी नुकसान होगा, कस्टमर जो यूज़ कर रहे हैं उनका भी नुकसान होगा जी। तो उसको हम अलग रखें, इसका ये वेस्टेज ही रहती है टोटल। जी। तो सर अपनी पैकिंग दिखाइए किसान भाई को किस किस तरीके की आपकी पैकिंग है और कितनी कितनी केजी की पैकिंग है सर? वर्मी कंपोस्ट में हमारे पास जो पैकिंग है वो 1 kg, 5 kg, 10 kg। स्टार्टिंग कितनी केजी की है सर? देखिए ये हमारा 1 kg का पाउच, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो आपकी 1 साल तक भी जा सकती है, क्योंकि ये जो पैकेट है सील बंद है जी। और इसे आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या वेबसाइट से हर जगह से आप इसको ले सकते हैं। 1 किलो ये उनके लिए भी काम आएगा जिनके यहाँ छोटा सा उनका फ्लैट भी हो, अपार्टमेंट भी हो, तो जिनके यहाँ 4 गमले भी हैं तो वो भी इस पैकेट को लेकर अपने खाद की रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। ऑफलाइन भी ले सकता है सर के साथ? ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन। जी। इसके बाद सर ये है हमारा, इसके बाद है 5 किलो का बैग। जी। ये 5 किलो का बैग, जिसके यहाँ 15 से 20 गमले हैं तो वो 5 किलो का बैग यूज़ करना है, या फिर आपको और बड़ा चाहिए तो 10 kg का है जी। उसके बाद है सबसे बड़े में हमारे 40 kg बैग। 40 kg बैग का ये है कि इसके और पर्पसेस भी, जिनको अगर बल्क में चाहिए तो वो 40 kg बैग्स यूज़ करते हैं, या जिनका बहुत बड़ा घर है, किचन गार्डनर्स हैं, टेरेस गार्डनर्स हैं, तो वो उनके लिए 40 kg बैग काम आता है जी। ये होता है। तो ये सर आपकी खाद की क्वालिटी है सर? ये खाद है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भुरभुरी हो जाती है और ये उसी गोबर से बनती है। गोबर के बाद जब ये केचुआ को खा लेता है उसके बाद जो खाद निकल के आती है वो ऐसी होती है, गोलियां, छोटी छोटी गोलियां आपको दिखेंगी और बिल्कुल लाइट वेट होते हैं और इसमें से बदबू बिल्कुल नहीं आती। लेकिन अगर जब आप इस खाद को छुएंगे, हाथ में रखेंगे, तो इसमें महक बिल्कुल नहीं होती। इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ केचुआ। अच्छा, आप ये देखें, ये है आइसिनिया फटीडा। जी सर। अभी इस पे पूरे में खाद लगी हुई है, आप देखेंगे लाल रंग का होता है और जैसे मैंने इसे ओपन में रखा हुआ है तो इसे थोड़ा सा परेशानी होती है, तो ये लाल रंग का होता है, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड होती है जी। अब ये जो खाद खाता है उसमें जो ये निकालता है उसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, और उसी में ही NPK और ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और उसके साथ बाकी सारे जितने भी रिक्वायर्ड होते हैं गुण एक प्लांट को और किसी फसल को, वो इसमें पाए जाते हैं नेचुरली। जी। तो सर इसके बारे में थोड़ा और बताइए। ये है हमारे बाकी प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मैंने इसी काम के बाद जब और मैं कस्टमर से जुड़ा तो उनकी नीड को जाना, तो उनको और भी जैसे प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट थी, सॉइल मिक्स की, पॉटिंग मिक्स की, सॉइल मीडियम्स की, तो फिर मैंने उसके बाद ये करा है। ये है लो ईसी कोकोपीट। कोकोपीट ये साउथ से आती है। कोकोपीट 2 टाइप की होती है, हाई ईसी कोकोपीट और लो ईसी कोकोपीट। इनमें सिर्फ फ़र्क क्या होता है, लोगों को बहुत कम जानकारी है, इसके नेट पे भी बहुत कम अवेलेबिलिटी है, इसलिए मैंने अपनी वेबसाइट के माध्यम से इस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में इकट्ठा करी है। लो ईसी के बारे में, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। इसमें सोडियम की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि जो नारियल की छाल के पाउडर से बनता है ये, जैसे आप देखेंगे ये नारियल का ही छाल का बरूदा है जिससे बनता है। अब इसमें जो रेशे हैं ये इसे बोलते हैं कोको कॉयर, जिससे आपके गद्दे बनते हैं, मैट्रेसेस बनती हैं, वो कोको कॉयर होता है। लेकिन उसके बाद जो बरूदा होता है वो कोकोपीट बनती है। तो सर ये कहाँ यूज होता है सर? इसका यूज़ बहुत अनोखा है। अगर आपको मिट्टी का इस्तेमाल ही नहीं करना, जी हाँ, आपको लगेगा कि मिट्टी के बिना खेती या फसल या प्लांट कैसे उगाएंगे, तो ये कोकोपीट है। ये अभी आपको 5 किलो दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो आपको 2 बड़ी बाल्टी आपको पानी डालना पड़ेगा, तब जाके इसको आप ये तैयार होगा। इस 5 किलो के पैक से 40 किलो कोकोपीट तैयार होती है, और फिर उससे आप लगभग अपने 10 से 20 गमले आप अपने पूरे कोकोपीट से बना सकते हैं, बिना किसी मिट्टी के। मिट्टी की जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ कि आपको लगेगा कि ये कोई मिथ है ना हो, या फिर कोई मैं आपको भ्रम में ना डालूँ। जो बीजारोपण होता है, सीडलिंग जिसे कहते हैं, वो होता है सिर्फ और सिर्फ कोकोपीट में।
जितने भी बड़े बड़े नर्सरी सप्लायर्स हैं जो नर्सरीज को सप्लाई करते हैं वो सिर्फ कोकोपीट में डील करते हैं, या फिर आपने देखा होगा आजकल जो स्टार्टअप्स हैं बड़े बड़े अब जो कंपनीज बन गई हैं, फंस एंड पेटल्स है या प्लांट्स के जो बिजनेस हैं वो कोकोपीट में ही अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइट वेट होता है, मेंटेनेंस फ्री होता है। 70% आपकी मेंटेनेंस ख़त्म हो जाती है किसी गमले में अगर आपने प्लांट लगा रखा है, क्योंकि इसमें वाटरिंग करने की नीड आपकी बचती ही नहीं है। आपको जो वाटरिंग आप गर्मी में आप पानी डालते हैं हफ्ते में डेली आप डालते हैं, कोई 2 बार भी डालते हैं, वो आपको हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार डालना है। और सर्दियों में तो आप भूल ही जाइए, 15 से 20 दिन में 1 बार डालना होता है। प्लस इसमें जो फसल जो उसमें कीड़े वगैरह होते हैं वो भी नहीं वो इसमें पनपते हैं, और ये भुरभुरा रहता है, निराई या गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद सर आपके पास सर क्या है इसमें? इसके अलावा हमारे पास है नीम खली। नीम खली बनती है नीम के पेड़ में जो निबोली होती है उसको जब हम प्रेस करते हैं, जब इसे कंप्रेस करते हैं तो उसके बाद ये निकलता है नीम खली। ये ऐसे निकलता है, इसे हम खल बोलते हैं, नीम की खल। और इसे अगर मैं दबाऊंगा तो ये ग्रैनुलर बन जाएगी, थोड़ा पाउडर फॉर्म में बन जाती है, और ये आप अपने गमले में डाल सकते हैं। इसकी मात्रा सिर्फ 10% रखनी होती है। सपोज़ अगर आप खाद डालते हैं 30% तो आप इसको सिर्फ 10% डालना होता है। ये बनता है, निबोली को प्रेस करते हैं तो बनता है नीम ऑयल। ये मेरा एक और प्रोडक्ट है नीम ऑयल, जो कि देखने में ऐसा होता है, और उसके जो बच जाता है वेस्टेज ऑयल के बाद जो कंप्रेस होने के बाद तो बनती है नीम खल। ये दोनों नीम के पेड़ की जो निबोली होती है उससे बनाया जाता है। लेकिन ख़ास बात क्या है, यहाँ पे हम जो ये नीम ऑयल और नीम खली यूज़ कर रहे हैं ये कर रहे हैं साउथ के जो नीम के पेड़ होते हैं वो नॉर्थ के पेड़ों से डिफरेंट पाए गए हैं। एक शोध में मैंने एक स्टडी में एक पढ़ा था कि वहाँ के पेड़ों में और यहाँ के पेड़ों में कुछ फ़र्क ये है कि वहाँ के गुण जो निबोली में या पेड़ों में पाए जाते हैं वो यहाँ नहीं है नेचुरली। तो जो भारत सरकार भी अब प्रोजेक्ट अपने ट्री प्लांटेशन के चला रही है, नीम ट्रीज़ हाईवेज़ के पास जो लगा रही है, वो साउथ से पेड़ मंगाए जा रहे हैं, जबकि नॉर्थ में उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद वो साउथ से ला के यहाँ लगाए जा रहे हैं। तो ये उसी की नीम खली और उसी की नीम ऑयल है, इसलिए इसमें गुण ज़्यादा हैं, इसका रिज़ल्ट अच्छा है। इसके साथ है ये ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। ये हमारे यहाँ हम खुद बनाते हैं, गौमूत्र से बनाते हैं। जैसे गोबर यूज़ होता है वैसे ही गौमूत्र यूज़ होता है। अगर कोई डेयरी फार्मर है और अगर वो वाला काम स्टार्ट करना चाहता है तो फिर वो गाय के सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ दूध देने वाली गाय है, जो गाय दूध देना बंद भी कर दे उसके सिर्फ गौमूत्र से और उसके गोबर से आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर कमाई नहीं भी करनी तो आप उसका उसका खर्चा भी निकाल सकते हैं। अगर आप किसी मेरे जैसे या और भी जो किसान जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप उनको बेच के और आप उसका सिर्फ खर्चा निकाल सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें हम डालते हैं गौमूत्र, ये लाल मिर्च, लहसुन, नीम के पत्ते और ये अरंड के पत्ते। ये इजीली जंगली पौधे हैं, ये अवेलेबल रहता है। ये सिंबॉलिक यूज़ करा है हमने केले का पत्ता, लेकिन इसमें यूज़ होता है केले के तने का रस, बनाना ट्रंक लिक्विड बोलते हैं। इन सब का हम मिश्रण एक मात्रा में यूज़ करके इसको हम ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाते हैं। ये होता है। धन्यवाद सर, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी, काफ़ी बड़ी वीडियो बनी है और काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने हमारे किसान भाइयों को। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आपसे जुड़ने के लिए आप आए यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा और भी किसान कोई भी हैं जिन्हें भी कोई भी शंका हो इस बिज़नेस को शुरू करने से पहले या कुछ भी कोई जानकारी चाहिए तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। जी थैंक यू। धन्यवाद सर।